हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर विद्युत रसायन के पार्ट 4 को। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे मुख्य टॉपिक होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं निर्दिष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना, और लास्ट में देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। तो ये सारे पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए इस चैप्टर का पार्ट 1, 2 और 3, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। यदि वे सारे पार्ट आपने देखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का पहला टॉपिक, जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए पार्ट 2 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि जब हम लोग लेते हैं किसी धातु के आयन का विलयन, किसी धातु के आयन का विलयन लेते हैं ये, और उसमें हम लोग उसी धातु का डाल देते हैं एक प्लेट। तो ऐसे समय में ये जो आपका ये पूरा का पूरा जो ये बनता है सिस्टम, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जांपल में अगर हमने यहाँ पर ले लिया जिंक का आयन और यहाँ पर ले लिया जिंक का प्लेट, जिंक आयन का विलयन ले लिया और उसमें जिंक का प्लेट डाल दिया, तो ऐसे समय में ये जो युक्ति होगी ये कहलाएगी जिंक की इलेक्ट्रोड। इसके बाद आपने देखा था कि जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के कारण यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न हो जाता है। उसी विभव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर कुछ विभव होता है ऑक्सीकरण अपचयन के कारण, तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। ये आपने जाना था। इसके बाद आपने ये भी जाना था कि अगर यहाँ पर धातु आयनों की सांद्रता 1 m यानी 1 मोल प्रति लीटर हो, तो ऐसे समय में जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होगा उसे कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर आपने ये भी जाना था कि अगर यहाँ पर, चूंकि आप जान रहे हैं कि विभव होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीकरण या अपचयन है, तो अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण विभव, और अगर अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसे कहेंगे हम लोग अपचयन विभव। इन दोनों क्रियाओं अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिसके कारण विभव उत्पन्न होगा, उसी के नाम से वो विभव जाना जाएगा। और मानक परिस्थिति में अगर ऑक्सीकरण विभव होता है तो उसे मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, और मानक परिस्थिति में अगर अपचयन विभव होता है तो उसे कहेंगे मानक अपचयन विभव। उन क्रियाओं को हम लोग दर्शाते कैसे हैं, जैसे अगर यहाँ पर क्या हो जाए कि ये जिंक यहाँ पर हो और जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और ये इस तरह इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। और अगर इस प्रक्रिया का यहाँ पर विभव उत्पन्न हो रहा है इन युग्मों के कारण, तो इससे जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण विभव, उसे कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। और मानक परिस्थिति में हो तो उसे कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। वही अगर ये वाली प्रक्रिया होने के कारण विभव हो, यानी कि यहाँ पर जिंक आयन का अपचयन हो जाए, यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और बना ले आपका यहाँ पर जिंक, ठीक है, जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और जिंक बना ले, तो ये प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है अपचयन। और अगर इसके कारण वहां पर विभव उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं हम लोग जो है अपचयन विभव, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन विभव। और अगर ये मानक परिस्थिति में हो तो इसे कहते हैं मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव इसे कहेंगे, ठीक है। अपचयन की प्रक्रिया का विभव उत्पन्न हो अगर मानक परिस्थिति में तो मानक अपचयन विभव, और ऑक्सीकरण की उपस्थिति में हो, ऑक्सीकरण होने के कारण यहाँ विभव उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव। अब देखिए ये दोनों क्रियाओं का जो विभव होता है उसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन आईपीएससी के नियमानुसार अब हम लोग अगर कहीं पर किसी गणना में मानक इलेक्ट्रोड विभव को लेते हैं तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो मानक अपचयन विभव को हम लोग लेते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव भी है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन भी है, लेकिन आईपीएससी के अनुसार अब हम लोग जहां यूज करते हैं कहीं पर, तो यूज में हम लोग किसे लेते हैं, मानक अपचयन विभव को ही लेते हैं।
तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो भी इन्हीं मानक अपचयन विभवों के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो सिंपल, जब विभिन्न युग्मों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी कि मानक अपचयन विभवों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो जो श्रेणी बनती है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी सिंपली क्या कहा जाए, तो सिंपली हम लोग इसको सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि जब विभिन्न युग्मों को हम उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें, तो ऐसे समय में जो श्रेणी बनेगी उसे हम लोग कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। यानी कहने का मतलब है, कोई हम लोग युग्म लिए, ठीक है, इस प्रकार का युग्म, और उनके बीच में क्या किए, जैसे ये युग्म एक युग्म बन गया कि नहीं, ये जिंक देखिए प्लस प्लस, और ये जिंक क्या है, एक युग्म है, ठीक है। तो ऐसे कोई युग्म है, एक युग्म ले लिए, उसका इलेक्ट्रोड विभव मान लेते हैं कि जो है बहुत कम है, मानक अपचयन विभव बहुत कम है, और फिर दूसरा लिए उसका उससे ज्यादा है, तीसरा लिए उसका उससे ज्यादा है। तो इस तरह हम उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर दें उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो जो श्रेणी बनेगी उसे कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है युग्मों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम इन युग्मों की संख्या देखें तो ऐसे हजारों युग्म है, तो सबको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी उनके युग्मों के अनुसार बनेगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर केवल हम उन्हीं को देखने वाले हैं जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो धातुओं के विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे, वो भी सभी धातुओं नहीं, मुख्य धातु जिनका यूज हमको इस चैप्टर में करना है या हम लोग सामान्य दैनिक जीवन में जिनका यूज करते हैं, उन्हीं के हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाएंगे, यानी उन्हीं के मानक अपचयन विभव के क्रम में उनको हम लोग व्यवस्थित करने वाले हैं। तो देखिए, हम एक विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं की बना देते हैं, सामान्य श्रेणी जिसका प्रयोग आप लोग करते हैं। इस पर बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देते हैं युग्म, ठीक है। और हमको चूंकि मानक अपचयन विभव निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे आक्सीकृत रूप, और इधर हम लोग ले लेंगे अपचयित रूप, अपचयित रूप ले लेंगे, ठीक है। और इस साइड हम लोग क्या लिख देंगे, इस साइड हम लोग लिख देंगे मानक अपचयन विभव, अब देखिए, मानक अपचयन विभव सभी जो भी यहाँ पर युग्म होगा सबका निकालते जाएंगे और उनके क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पर मानक अपचयन विभव क्रम में इनका जो ये युग्म है उनको व्यवस्थित कर देंगे। तो ये जो है कि हम यहाँ व्यवस्थित कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, फर्स्ट हम लोग लेते हैं धातु को, तो लिथियम को ले लेते हैं, ठीक है। आक्सीकृत रूप, इसका लिथियम प्लस होता है, और ये जब ये इलेक्ट्रॉन एक लेता है तो अपचयित रूप यानी लिथियम बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपचयन हो रहा है, तो इस युग्म का जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है माइनस, जो होता है वो -3.05 होता है, इतना होता है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, इससे थोड़ा सा जो है कम, पोटेशियम का। तो पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है और बना लेता है K, और इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो होता है माइनस, जो होता है 2.93 होता है। देखिए, इसका सबसे कम था, इससे ज्यादा हो गया। फिर इसके बाद अगला ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम का ले लेते हैं। कैल्शियम का डबल प्लस होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा कैल्शियम। तो ऐसे समय में जब ये कैल्शियम बनाएगा तो इसका भी होता है यहाँ पर मानक अपचयन विभव, इसका मानक अपचयन विभव होता है -2 जो होता है वो होता है 87, ठीक है। ये थोड़ा सा कम हो गया। इसके बाद जो है हम लोग ले लेते हैं सोडियम का। इसके बाद सोडियम आता है और सोडियम बनाता है N में, तो इसका मानक अपचयन विभव जो निकाला जाता है वो आता है -2 जो होता है 71। अब देखिए, इसी तरह क्या होता है कि यही मानक अपचयन विभव ले लेते हैं। देखिए, इसका सबसे कम है, इसका उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा, ऐसे मानक अपचयन विभव का एक बढ़ता क्रम है। तो इसी हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यहाँ पर देखिए बढ़ता क्रम लिया है, तो यहाँ पर हम लोग मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम लिए हैं। तो इसी बढ़ते क्रम में जब इनके युग्मों को हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं, तो इनके युग्मों की ये जो श्रेणी बनती है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये मानक अपचयन विभव कैसे निकालते हैं, तो आपको पता ही है कि मानक अपचयन विभव निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हम लोग एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, और हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेने के बाद जिसका निकालना उस युग्म का इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग उससे जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद एक सेल बना के वोल्टमीटर में हम लोग पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। जो पाठ्यांक आता है वो उस युग्म का होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव।
तो उसी आधार पर यहाँ निकालते हैं। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में यहाँ पर मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में जब युग्मों को व्यवस्थित करेंगे तो जो ये बनेगी श्रेणी वो कहलाएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, और भी हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, और भी धातुओं को बना दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी धातु है सबका बना दे रहे हैं जो आपको यूज करनी है जनरली। यहाँ पर होता है मैग्नीशियम, डबल प्लस होता है, पूरा धातु लिख देते हैं। फिर एल्युमिनियम होता है, फिर क्रोमियम होता है, आयरन ले लेते हैं, निकिल ले लेते हैं, टीन भी ले लेते हैं, लेड ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, और यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं, सिल्वर कॉपर के बाद Hg आता है, फिर सिल्वर ले लेते हैं और फिर गोल्ड ले लेते हैं। ठीक है, अब नीचे तक चला गया तो यही पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कम को लिया है, नहीं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो बहुत सारी धातुएं होती हैं। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा Mg, और इसके बाद एल्युमिनियम जो होता है इस पर ट्रिपल प्लस होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम बनाता है। जिंक जो होता है डबल प्लस होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये जिंक बनाता है। यहाँ पर क्रोमियम पर ट्रिपल प्लस होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये आपका क्रोमियम बनाता है। आयरन जो होता है ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आयरन में परिवर्तित हो जाता है। निकिल जो होता है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकिल में बदल जाता है। टीन जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये SN बना लेता है। लेड भी देखिए 2 प्लस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और लेड बना लेता है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और ये बना लेता है H2 में। इसके बाद कॉपर जो होता है ये भी डबल प्लस होता है तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर बना लेता है। ये आपका मरकरी भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, डबल प्लस होता है तो ये Hg बना लेता है। Au जो है कि ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो Ag बना लेता है, और Au जो गोल्ड होता है वो 3 प्लस होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ पर Au बना लेता है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। इसके बाद देखिए ये इस क्रम में व्यवस्थित, तो ये देखिए मानक अपचयन विभव के क्रम में बढ़ते क्रम में हम इनको व्यवस्थित किए हैं तो ये युग्म व्यवस्थित हो गए। तो देखिए मानक अपचयन विभव का ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, चलते चलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1-2 का लिख रहे हैं, जैसे टीन का हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, टीन का जैसे टीन का लिखते हैं, टीन का 0.14 होता है और लेड ये माइनस में होता है, माइनस, और लेड का हम लोग लिखते हैं तो ये माइनस होता है 0.13 होता है। फिर हम लोग हाइड्रोजन का देखिए लिखते हैं तो हाइड्रोजन का 0.00 होता है, एकदम 0 होता है। फिर जैसे हम लोग कॉपर के पास जाते हैं तो कॉपर का हो जाता है प्लस 0.34, और इसके बाद जो ये होता है मरकरी इसका प्लस 79 हो जाता है। सिल्वर का 0.80 हो जाता है और गोल्ड का जो हो जाता है 1.40 हो जाता है। तो ये देखिए ये बढ़ता है क्रम। ठीक है, तो लगातार देखिए सबसे कम से बढ़ते 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 यहाँ प्लस में हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस मानक अपचयन विभव क्रम में हम लोग इनके युग्मों को व्यवस्थित किए तो ये युग्म की जो ये श्रेणी बनी है ये कहलाएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बस इनका उपयोग जानना है कि हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है महत्वपूर्ण। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए इस श्रेणी को हम लोग समझते हैं इससे गुणों को। देखिए इस श्रेणी में क्या होगा कि इस श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, इससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसमें हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो देखिए क्या क्या गुणों में परिवर्तन हो रहा है। ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ जो सक्रियता होती है, जो ये धातुओं की सक्रियता है, की सक्रियता ये घटती है, ये घटती है। दूसरी चीज देखिए कि ऊपर से नीचे जाने पर, ये देखिए तीर हमने लगाया ऊपर से नीचे जाने के लिए ना, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो धातु है, धातुओं की अपचायक क्षमता भी घटती है। अपचायक क्षमता घटती है। और धातु आयनों की बात करें तो धातु जो आयन होते हैं, धातु आयनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये 3-4 गुण आप जान लेंगे तो समझ लीजिए कि इस पर आने वाले सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं।
पहला क्या है कि धातुओं की सक्रियता घटती है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे धातु की सक्रियता घटेगी, ठीक है। दूसरा देखिए, धातुओं की अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता क्या होती है, किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है उसे कहते हैं अपचायक क्षमता। किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर उसका अपचयन करा देने की जो क्षमता होगी उसे अपचायक क्षमता कहते हैं। या एक तरह से कहें कि किसी के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होगी उसे कहेंगे अपचायक क्षमता। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो दूसरे को देगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपचायक क्षमता। तो ये देखिए, जिसका मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक, उसका अपचायक क्षमता उतना ही ज्यादा होता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। फिर देखिए, धातु आयनों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब ये धातु आयन जो है ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो धातु आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उनके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी और ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना धनात्मक होगा उसके आयनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। ये सारी चीजें आपने जान ली। अब हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, यानी हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला यूज इसका करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं अनुप्रयोग, तो पहला यूज है धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में, देखिए कोई धातु दिया है, आपको कैसे सक्रियता ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए कोई धातु दिया है ए और फिर यहाँ दिया है दूसरा बी, ठीक है, और दे दिया गया कि इसका मानक, एक तीसरा लेते हैं सी, और दे दिया गया कि इसका मानक अपचयन विभव जो है वो -2.05 है, इसका जो है -1.5 है और इसका माइनस जो है वो 3.9 है। और बोला गया कि इसमें सबसे सक्रिय कौन होगा, तो बस आप जानते हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक होगा वो सबसे सक्रिय होगा। सबसे सक्रिय कौन है, सी। इनका क्रम आपसे बोल दिया तो क्रम भी निर्धारित कर सकते हैं कि सबसे सक्रिय सी है, दूसरे नंबर पर इससे कम सक्रिय कौन है, ए है, और सबसे कम सक्रिय कौन है, बी है। तो इस तरह धातुओं की सक्रियता हम लोग बता सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा इसका प्रयोग है सेल के मानक विद्युत वाहक बल की गणना करने में। सेल का जो मानक विद्युत वाहक बल यानी ई सेल होता है उसकी गणना हम इसी के द्वारा करते हैं, इसी श्रेणी के द्वारा करते हैं। आपको भी पता है कि अगर हमको कहीं पर निकालना है सेल का मानक विद्युत वाहक बल, अगर ई नॉट सेल निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ई नॉट करते हैं कैथोड और माइनस हम लोग कर देते हैं ई नॉट एनोड। एनोड तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो इस तरह आप लोग इस सूत्र की मदद से आप गणना किए भी होंगे, ठीक है। बड़े सिंपली से आप लोग सेल का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात किए होंगे कि इसका मानक जो इसमें अगर सेल बनाया जाए दो इलेक्ट्रोडों को लेकर तो इसमें एक कैथोड होगा, कैथोड जो होगा उस कैथोड का जो मानक विद्युत ये मानक अपचयन विभव होगा उसमें से हम लोग एनोड जो उसमें होगा दूसरा वाला उसका घटा देंगे तो वही सेल आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाले में आप बहुत सारा किए हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला महत्वपूर्ण चीज धातुओं के अपचायक क्षमता ज्ञात करने में पूछा जा सकता है। अपचायक क्षमता आपसे पूछा गया यही क्वेश्चन, देखिए सिंपली, ठीक है। ए बी सी 3 है और इसमें पूछा गया कि बताइए इसमें सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी है। ऐसे आपको 3-4 जो है युग्म दे देगा और उसमें उनका मानक अपचयन विभव देके पूछेगा इसकी अपचायक क्षमता किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो वहां पर आपको देखना है कि जो यहाँ पर आप देख ही चुके हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक है उसमें अपचायक क्षमता क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यानी यहाँ सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसमें है, सी में, और सबसे कम क्या है, बी में। क्रम बोला जाए तो सी में सबसे अधिक अपचायक क्षमता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ए में है और सबसे कम किसमें है, बी में। क्रम भी आप निर्धारित कर सकते हैं। इस पर तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपको बता दे रहे हैं विस्थापन अभिक्रियाओं में। देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाओं में जो है कैसे इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी का। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से उसके आयनों को विस्थापित कर देती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि अधिक सक्रिय वाली धातु जो होती है वो विलयन से कम सक्रिय वाली धातु क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, उसके आयनों को हटा देगी। तो अब हम लोग कैसे मालूम चलेगा कौन किसको विस्थापित करेगा, तो हमने अभी अभी जाना था कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होगा वो उतना ज्यादा सक्रिय होगी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर विलयन में हम लोग ये दो धातुओं को डाले हैं, एक धातु आयन है और दूसरी धातु को हम लोग उसमें डाल रहे हैं, तो अगर जो हम लोग बाहर से डाल रहे हैं अगर उसका मानक
मानक अपचयन विभव ज्यादा ऋणात्मक है पहले वाली धातु की अपेक्षा, तो उसको विलयन से क्या करेगी, विस्थापित करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। जैसे यहां देखिए, अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक विलयन ले लिया और विलयन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर एक यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, CuSO4 का विलयन है, और इसमें हम डाल दे जिंक की छड़ या जिंक की एक प्लेट डाल दे, तो यहाँ पर इस विलयन से कॉपर विस्थापित होगी कि नहीं। अब देखिए कॉपर सल्फेट जब यहाँ घोले थे तो इसमें बन गया होगा कॉपर प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, ठीक है। जिंक अब लोगों में डाले हैं, तो अब जिंक यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जिंक इसमें जाए और जिंक इस कॉपर को हटा दे, ठीक है। यहाँ पर जिंक विलयन में जाए और इस कॉपर प्लस प्लस को हटा दे और बना ले जिंक प्लस प्लस, और ये कॉपर जो है धातु के रूप में ठोस के रूप में क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए, विस्थापित हो जाए। तो ये हटा पाएगा कि नहीं, ये निर्भर करता है जो है इनके मानक अपचयन विभव पर। जिसका मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होगा, ज्यादा ऋणात्मक होगा, वही आयन के रूप में वहां रहने वाला है, ठीक है, वही आयन के रूप में यहाँ रहेगा। तो आप जानते हैं जिंक का जो मानक अपचयन विभव है वो होता है -0.76 होता है, और कॉपर का जो होता है वो होता है 0.34, लेकिन प्लस में होता है। तो ज्यादा ऋणात्मक किसका है, जिंक का। तो जिंक इसको इसके विलयन से क्या करेगी, हटा देगी। वही अगर यहाँ पर एक विलयन लेते और इस विलयन में पहले से जिंक प्लस प्लस है और यहाँ पर हम लोग किसी कॉपर की रॉड या कॉपर इसमें डालते, तो वो इस जिंक प्लस प्लस है इसको जिंक में नहीं बदल पाता, यानी उसको विस्थापित नहीं करता। यानी ये वाली रिएक्शन कभी भी नहीं होती कि जिंक प्लस प्लस और कॉपर डाले हैं तो यहाँ जिंक में बदल जाए और ये कॉपर प्लस प्लस में बदल जाए। ये वाली रिएक्शन कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो है कि ऋणात्मक, ज्यादा मानक अपचयन विभव जिसका ज्यादा ऋणात्मक वो जिंक है, और जिंक की ज्यादा है तो ये ज्यादा सक्रिय है, तो इसको ये विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि ये कम सक्रिय है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जानते होंगे, इसका प्रयोग विस्थापन अभिक्रिया में करते हैं। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा ऋणात्मक होगा वो जो है बाकी जितने भी उसमें होंगे धातु के जो है आयन होंगे उनको उनके विलयन से क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। लास्ट एक और हम लोग देख लेते हैं कि इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक और अनुप्रयोग है आक्सीकरण अपचयन होने की संभावना व्यक्त करने में। इसके मदद से, विद्युत रासायनिक श्रेणी की मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि आक्सीकरण अपचयन होगा कि नहीं होगा, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होने वाली है कि नहीं होने वाली, या किसी अभिक्रिया के होने की संभावना को हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देंगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया, ठीक है, इसी में देखिए, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया, इस पर देखिए बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पूछ दिया गया कि ये दो रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन है, ये कौन से, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अपचयन रिएक्शन है। पूछा जा सकता है बताइए इसमें से कौन सा रिएक्शन होने की संभावना है, कौन होगी कौन नहीं होगी। और इनका इलेक्ट्रोड विभव दे दिया गया कि जो जिंक है, जिंक का अपचयन विभव जो है वो आपको दे दिया गया 0.76 माइनस में, और कॉपर का जो दे दिया गया वो दे दिया गया आपको प्लस में 0.34, और पूछा गया कि बताइए कौन सा रिएक्शन इसमें से संभव है। तो ऐसे समय में क्या करेंगे, जब ऐसे पूछ दिया जाए कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन संभव है तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर इस रिएक्शन का एक सेल बना लेना है, ठीक है, ये एक सेल बना लेना है, और सेल बनाने के बाद उसका आपको मानक विद्युत वाहक बल निकाल लेना है। अगर मानक विद्युत वाहक बल धनात्मक आया तो अभिक्रिया जो है संभव है, और मानक विद्युत वाहक बल जो है वो ऋणात्मक आया तो अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इस रिएक्शन के लिए निकालते हैं तो इस रिएक्शन में देखिए आपका क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है जिंक प्लस प्लस में बदल रहा है, ठीक है, जिंक प्लस प्लस में बदल रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण जो हमने आपको पढ़ाया था जी लोन, इसके पहले वाले पार्ट में, तो हमने बताया था कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वही आपका कौन होता है, एनोड होता है, और वो आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए जिंक प्लस प्लस में बदल रहा है तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यानी इसमें जो जिंक है वो एनोड है, ठीक है, वो एनोड है। अगर जिंक एनोड है तो ये कॉपर वाला क्या होगा, कैथोड होगा। तो इस पहले अभिक्रिया के लिए अगर हम लोग निकालेंगे ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल, या ई नॉट सेल निकालेंगे, मानक विद्युत वाहक बल, तो आप सूत्र जानते हैं क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या होता है, एनोड,
ठीक है। कैथोड के रूप में कौन है? कॉपर है। देखिए कॉपर का कितना है? ये आपका 0.34 है। और माइनस देखिए एनोड, एनोड के रूप में कौन है? जिंक है। तो जिंक ये देखिए माइनस 0 पॉइंट क्या है? 76। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा जो है इस साइड 1, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 1.10 वोल्ट प्लस में आ रहा है। देखिए ये धनात्मक आ रहा है तो मतलब ये अभिक्रिया क्या है? पॉसिबल है। देखते हैं क्या ये अभिक्रिया भी पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए जिंक प्लस प्लस जिंक में बदल रहा है, यानी इसका अपचयन हो रहा है। तो इस बार ये है इसमें कैथोड। इतना तो आपको पहचानने आना चाहिए कि ये प्लस प्लस से इसमें बदला तो इसका मतलब है कि ये जिंक जो होगा ये प्लस प्लस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तभी जिंक में बदला है यहाँ पर। और ऐसे समय में ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका हो रहा है अपचयन और जिसका अपचयन होगा वो कहलाएगा कैथोड। और इसका ऑक्सीकरण देखिए हो रहा है तो ये क्या है? एनोड। तो ऐसे समय में जब यहाँ पर हम लोग इसके लिए जब ई सेल निकालने जाएंगे तो ऐसे समय में जो कैथोड हो जाएगा, कैथोड वो जिंक है। तो जिंक देखिए जिंक कैथोड है तो इसका मान रखेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 76। और एनोड जो है वो कौन है? यहाँ इस रिएक्शन के लिए एनोड देखिए कौन है? ये आपका कॉपर है। कॉपर जो है ये यहाँ पर एनोड हो गया इस रिएक्शन के लिए। तो इसका मान कितना है? ये 0.34। माइनस करेंगे तो जाएगा माइनस 1.10 वोल्ट। ये माइनस में आएगा ऋणात्मक, तो ये अभिक्रिया जो है पॉसिबल नहीं है। ऐसे तमाम रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं जो संभव है कि नहीं है। इन सारी चीजों को आप लोग इस जो है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा जो है यहाँ पर मानक विद्युत वाहक बल निकाल के पता लगा सकते हैं। प्लस आया तो पॉसिबल है, माइनस आया तो पॉसिबल नहीं। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट पढ़ देते हैं, बहुत ही छोटे छोटे 2 और पॉइंट पढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है निर्नष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना। तो देखिए देख लेते हैं निर्नष्ट समीकरण से हम लोग साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। अब देखिए निर्नष्ट समीकरण आप लोगों ने जाना होगा कि निर्नष्ट समीकरण क्या होता है। निर्नष्ट समीकरण जो होता है वो होता है ई सेल बराबर, आपने जाना था कि ई नॉट सेल होता है। किसी सेल के लिए जो निर्नष्ट समीकरण होता है वही होता है। इसके बाद आपने देखा था 2.303 RT अपॉन ये होता है एन, और इधर लॉग होता है 10 पर बेस इधर होता है Q। ठीक है, Q जो होता है आपको बताया था हमने कि अभिक्रिया भागफल होता है, कैसे इसको निकालते हैं ये सारी चीजें हमने बताया था। तो ये निर्नष्ट समीकरण का क्या है? सामान्य रूप है। अब देखिए साम्य क्या होता है? साम्य जिसको आप क्लास 11 से पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि कोई रिएक्शन की वह कंडीशन जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं साम्यावस्था। और ऐसे समय में जो उसका हम लोग स्थिरांक निकालते हैं वो कहलाता है साम्य स्थिरांक। और साम्य स्थिरांक होता क्या है? तो जितने भी उत्पाद हैं उनकी सांद्रताओं का गुणनफल बटे जो अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल होता है साम्यावस्था पर, उसी को हम लोग कहते हैं साम्य स्थिरांक। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह है A प्लस बी और इधर बना रहा है C प्लस डी, तो ऐसे समय में अगर ये साम्यावस्था पर है, ऐसे समय में ये साम्यावस्था पर है तो इसका साम्य स्थिरांक जो होगा उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं Kc से। ठीक है, साम्यावस्था पर ही साम्य स्थिरांक निकलता है, तो साम्यावस्था पर है और तो उसका साम्य स्थिरांक Kc कहलाएगा। और इसका जो मान आएगा वो आएगा इनमें अभिकारकों जो है यहाँ उत्पादों जो है इनकी सांद्रताओं का गुणनफल। ठीक है, हमने बताया था कि कोष्टक में लिख दिए हैं अगर किसी को तो उसकी सांद्रता हो जाएगा मोल प्रति लीटर में गुणनफल बटे यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल हो जाएगा। और आपने देखा कि यही चीज जो होता है Q भी होता है। Q अगर इसका हम लोग Q निकालेंगे तो Q भी वही होगा, यानी कि साम्यावस्था पर जो Kc होता है वही किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का मतलब क्या है कि ऐसे समय में जो ई सेल यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, यानी उसमें करंट अब फ्लो नहीं करेगा। साम्यावस्था की यही कंडीशन होती है कि साम्यावस्था पर आपका जो है विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर इन मानों को यहाँ पर रखते हैं, यानी ई सेल का मान अगर यहाँ पर रखते हैं तो वो 0 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 2.303 RT अपॉन हो जाएगा एन। ठीक है, और लॉग यहाँ बस जो 10 पर बेस Q है इसके जगह हो जाएगा Kc। ठीक है, Kc Q की जगह Kc रखेंगे तो यहाँ ई सेल की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ठीक है। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो उस साइड अगर हम लोग ले जाएं इस पूरे वाले भाग को, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग आपको मिलेगा KC बराबर आपको इधर मिलेगा E0 सेल। ठीक है, आप इस सूत्र को ले सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, या इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो है 298 केल्विन पर 298 केल्विन पर इसका जो इसमें जो मान होता है इस पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक n को छोड़कर वो होता है 0.0591। तो वो भी लिख सकते हैं 0.059 अपॉन n और लॉग लिख सकते हैं KC और यहाँ ई सेल लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको केवल यहाँ पर KC निकालना है तो ये लॉग KC छोड़ देते हैं और इधर लाते हैं तो ये E0 सेल इनटू हो जाएगा आपका n अपॉन हो जाएगा 0.0591। ठीक है, यहाँ पर इसकी मदद से हम लोग जो है किसी का भी साम्य स्थिरांक निकाल सकते हैं। देखिए साम्य स्थिरांक यहाँ लॉग में आएगा, यहाँ पे कुछ मान आएगा, जब कुछ मान यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग दोनों पक्षों को क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग E0 सेल जो भी यहाँ मान आएगा इंटू n 0.0591, उसका हम लोग जो भी मान आएगा एंटी लॉग ले लेंगे। तो इधर एंटी लॉग लेंगे तो लॉग इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग जो इसका आएगा वही KC का मान होने वाला है। तो इस तरह हम KC का मान निकालते हैं। इस पर आपके NCERT में कुछ क्वेश्चन भी होंगे, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको मान रखने हैं और लॉग एंटी लॉग निकालना है। यहाँ पे एंटी लॉग निकालना है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज है, हो सकता है आपको लॉग एंटी लॉग टेबल से देख के निकालना ना आता हो, ये डायरेक्ट नहीं निकालते, इसको टेबल से देखा जाता है। आपके बुक पूछे में एक टेबल दिया होगा लॉग एंटी लॉग, तो अगर आपको टेबल नहीं देखना आता है तो हम जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसकी मदद से आप किसी भी संख्या का लॉग और एंटी लॉग टेबल से देखना सीख जाएंगे तुरंत। तो वो वीडियो हम बना देंगे, तब आसानी से आप इसका लॉग एंटी लॉग देख के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आइए आज का एक और लास्ट टॉपिक है जो है सेल, जो है वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, तो उसे भी देख लेते हैं जल्दी से और ये वीडियो करते हैं समाप्त। तो चलिए देख लेते हैं वैद्युत रासायनिक सेल की गिब्स ऊर्जा। देखिए गिब्स ऊर्जा जो होती है इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा भी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, और इसे डेल्टा G से भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए किसी सेल की गिब्स ऊर्जा क्या होती है। तो सेल आप लोग क्यों बनाते हैं, सेल इसीलिए बनाते हैं ताकि उसकी जो ऊर्जा है उसका आप यूज कर सके और उससे कोई कार्य करवा सके। तो किसी भी सेल के अंदर वह अधिकतम ऊर्जा जिसका उपयोग आप किसी उपयोगी कार्य को करवाने के लिए कर सकते हैं, वही ऊर्जा उससे कहलाती है गिब्स ऊर्जा। सिंपल, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी सेल के अंदर उपस्थित वह अधिकतम ऊर्जा जिसका उपयोग आप किसी उपयोगी कार्य के लिए कर सकते हैं, वही कुल ऊर्जा जो होती है वो कहलाती है गिब्स ऊर्जा। ठीक है, उसमें ढेर सारी ऊर्जा होगी, लेकिन गिब्स ऊर्जा केवल हम उसी को कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग जो है कार्य में कर सकते हैं। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गिब्स ऊर्जा वही होती है जितना सेल क्या होता है, अधिकतम कार्य करता है। अब देखिए ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं पर विद्युतीय कार्य हो रहा है, अगर कहीं पर विद्युत ऊर्जा द्वारा कार्य हो रहा है, तो ऐसे समय में जो कार्य होता है, कार्य, ठीक है, कार्य लिख देते हैं, वो कार्य जो होता है वो बराबर होता है विभव गुणे किसके होता है, आवेश के। ये आप पहले से जानते हैं, यानी W बराबर होता है V इंटू क्या होता है, Q होता है, आवेश। अगर सेल के अंदर देखा जाए तो सेल का जो विभव होता है V, जो सेल का विभव V होता है वो तो उसका विद्युत वाहक बल होता है, यानी कि क्या होता है, E सेल होता है। जो E सेल होता है उसका विद्युत वाहक बल, वही तो उसके अंदर विभव होगा। और बात करते हैं Q, तो Q जो आवेश होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वही आवेश होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसमें प्रभावित होते हैं, मोल में प्रभावित होते हैं। ठीक है, मोल के अंदर प्रभावित होते हैं। तो आप जानते हैं एक मोल जो इलेक्ट्रॉन कहीं प्रभावित होगा तो उसका जो कुल आवेश होता है उसे हम लोग 1 फैराडे से प्रदर्शित करते हैं। और अगर n मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, हमको थोड़ी पता है कि 1 मोल 2 मोल कितना जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं n मोल इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं जो है वहां पर कार्य करने में, तो वहां पर जो कुल आवेश हो जाएगा वो एक मोल का 1 फैराडे होता है, तो n मोल का हो जाएगा n फैराडे, तो कुल आवेश इतना हो गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर सेल के अंदर कार्य हो रहा है तो ऐसे समय में जो वो कुल कार्य करेगा उसका कुल कार्य बराबर होगा जो है NF इंटू क्या होगा, E सेल के
बराबर होगा, ठीक है, NFE सेल के बराबर होगा। यही जो है कि उस सेल द्वारा कार्य किया जाएगा, ठीक है। और आपने अभी पढ़ा कि यही जो कार्य सेल द्वारा अधिकतम किया जा रहा है वो जो होता है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है, उसी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कहने का मतलब कि ये डेल्टा जी जो होगा ये बराबर होगा किसके, W के। लेकिन चूंकि ये एनर्जी है और ये कार्य है तो ये डेल्टा जी जो है ये जब इसके बराबर होगा तो इसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। क्यों ऋणात्मक मान के बराबर होगा, क्योंकि उष्मागतिकी में आपने चिन्हों की धारणा पढ़ा है कि जब कहीं पर किसी ऊर्जा से हम कोई कार्य करवाते हैं यानी उसकी ऊर्जा जब कम होती है तो ऐसे समय में उसके आगे जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक लग जाता है, ठीक है। फिजिक्स में आप उष्मागतिकी पढ़िए या केमिस्ट्री में भी क्लास 11 में पढ़े होंगे तो ये चिन्हों का आपको मालूम होगा कि ये चिन्ह कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कार्य के बराबर तो होगा लेकिन यहाँ चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस NF और यहाँ पे लिख सकते हैं E सेल। तो इस सूत्र की मदद से हम लोग किसी भी सेल की जो है क्या निकाल सकते हैं, गिब्स ऊर्जा निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी रिएक्शन का निकालना है तो रिएक्शन का भी हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को की गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए हम यहाँ पर R का यूज करते हैं, उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा RG से, और वहां भी यही सूत्र होगा NF और ये क्या हो जाएगा E सेल। ये आपका होने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए कि अगर हम क्या करें, जो हम लोग सेल बनाए हैं उस सेल में जितने भी उसमें आयन है, जितने भी इलेक्ट्रोड में जहां भी आयन है, अगर उनकी सांद्रता इकाई है यानी 1 मोल प्रति लीटर है तो ऐसे समय में जो ये सेल होगा उसका जो सेल होगा उसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो मानक विद्युत वाहक बल होगा। तो उस समय जो गिब्स ऊर्जा निकलेगी वो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा या मानक गिब्स ऊर्जा निकलेगी। यानी वैसे समय ये जो डेल्टा जी है वो डेल्टा जी के जगह डेल्टा जी नॉट निकलेगा और यहाँ पर जो ई सेल है उसके जगह हो जाएगा ई नॉट सेल। यानी जब वहां पर सभी जो भी वहां पर आयन है उनकी सांद्रता इकाई हो जाए तो ऐसे समय में आप जानते हैं कि सांद्रता इकाई हो जाता तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो मानक विद्युत वाहक बल में बदल जाता है, उसे मानक विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ऐसे समय में जो गिब्स ऊर्जा होगी वो भी बदल जाएगी मानक गिब्स ऊर्जा में। तो ये हो गया मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र। इस पर देखिए क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके डायरेक्ट आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट आपको n दे दिया जाएगा, f दे दिया जाएगा, ई सेल दे दिया जाएगा और निकालने के बोल दिया जाएगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कोई रिएक्शन दे दे और रिएक्शन में आपसे पूछे डेल्टा जी नॉट का मान या डेल्टा जी का मान, तो सिंपल आप रिएक्शन से ई सेल निकालना जानते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में जो है आपने देखा होगा कि अगर ई नॉट सेल निकालना है तो क्या करेंगे, ई नॉट जो है कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे, निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन आप देख ही लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां से आ जा रहे हैं, ठीक है। फैराडे का मान आप जानते हैं फिक्स ही होता है, ठीक है। ये प्रयोग करके भी इनका निकाल सकते हैं, तो बड़े आसानी से आप इनके मान निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट देख लीजिए, एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जी, ठीक है, जी नॉट और जो है केसी में संबंध व्यक्त करना है साम्य स्थिरांक में, तो इस समय आप संबंध भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि ई नॉट सेल, यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर आपने क्या पढ़ा था कि ई नॉट सेल बराबर यहाँ पर होता है 2.303 RT अपॉन NF पढ़ा था और यहाँ पर लॉग आपने पढ़ा था केसी। अभी कुछ देर पहले ही आप केसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां से संबंध आप बना सकते हैं इसी सूत्र में, ठीक है। जो डेल्टा जी है ये रहने देते हैं और इधर माइनस NF भी रहने देते हैं, लेकिन जो ई नॉट सेल है इसकी जगह ये पूरा मान रख देते हैं। तो देखिए 2.303 RT अपॉन ये हो जाएगा NF और इधर हो जाएगा लॉग और इधर हो जाएगा केसी, ठीक है। ये n और NF से कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा डेल्टा जी नॉट बराबर आपको माइनस मिलेगा 2.303 RT और ये मिलेगा लॉग केसी। यहाँ से ये संबंध मिल गया है, ठीक है।
इस संबंध पर भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है क्योंकि इस पर बनने वाला सवाल काफी जटिल हो जाएगा। फिर से वही लॉग, आपको एंटी लॉग निकालना होगा, लॉग एंटी लॉग, तो उसमें काफी समस्या होती है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर के सवाल भी आप लगाइएगा, ठीक है। इन पर हम सवाल अभी नहीं लगवा रहे हैं, जब ये आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लास्ट में जो है कि हम जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के पीछे के अभ्यास प्रश्न हैं और जो बीच बीच में प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आपको करवा के समझा देंगे। क्योंकि अभी अगर हम सब बताने लगे तो आपका जो है सिलेबस कभी खत्म नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, एक एक चैप्टर के 10-10 पार्ट हो जाएंगे, तो उतना बड़ा हमारे पास समय है नहीं, तो उसको हम बाद में डिस्कस कराएंगे जब पूरा सभी चैप्टर खत्म हो जाएंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, आज के सारे टॉपिक खत्म हो गए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर विद्युत रसायन का पार्ट 5।